तो लास्ट क्लास हमने क्या बात किया था, ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और ऑप्टिक्स में हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो पहले क्लास में हमने पूरा ओवरव्यू किया था और दूसरे क्लास में हमने से समझा था रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, आज रिफ्रैक्शन में हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे, जैसे कि ग्लास स्लैब के बारे में आज के क्लास में बात करेंगे और उसके साथ ग्लास स्लैब शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रिंसिपल है जिसको समझना जरूरी है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है, इसको जरा समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलता है कि अगर एक लाइट, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है और उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चाहे कुछ भी हो रहा है, जब वो वापस जा रहा होगा ना अपने मीडियम से, अगर वो वापस जा रहा होगा तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, मतलब जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है। अब इसको समझने के लिए पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर हम इस पे डायग्राम करेंगे और थोड़ा कैलकुलेशन भी है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लो। चलो, तो डेफिनेशन क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का? ये बोलता है इट स्टेट्स दैट इफ द फाइनल पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड सेवरल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन, इट इज रिवर्स्ड, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। अब इसको जरा डायग्राम से हम समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो यहां पे एक मीडियम, ये एक बाउंड्री हो गया, यहां पे मान लो एयर है और यहां पे मान लो वाटर है। ठीक है, इसको मैं मीडियम 1 मान लेता हूं और इसको मैं मीडियम 2 मान लेता हूं। चलो, ये हो गया मान लो मीडियम 1, ये हो गया मान लो मीडियम 2। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा होगा, कैसे? मान लो ऐसे आ रहा है, एयर से आ रहा है, तो क्या होगा? हमने यहां पे पढ़ा हुआ है। चलो, मान लो एयर से ये रे ऑफ लाइट है, ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है और ये कहां पे गिरा? इस बाउंड्री पे गिरा। अब एयर से वाटर आ रहा है, मतलब कहां से कहां आ रहा है? रेयरर टू डेंसर मीडियम आ रहा है। और अगर रेयरर टू डेंसर मीडियम आता है तो वो क्या होता है? वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, मान लो इसको मैं यहां पे नॉर्मल बना देता हूं, ये मान लो हो गया नॉर्मल। अब इसका एक्चुअल पाथ क्या था? इसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन एज बिकॉज ये एक मीडियम से रेयरर टू डेंसर मीडियम आ रहा है तो ये कहां बेंड हो जाएगा? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो गया। ठीक है, बेंड हो गया। अब मान लो मैं यहां पे एक मिरर लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? मिरर लगा लेता हूं, प्लेन मिरर लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? प्लेन मिरर। अब अगर मैं यहां पे एक प्लेन मिरर लगा दूं तो क्या होगा? अब ये जब आ रहा था, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, होगा या नहीं होगा? अब क्या बोल रहा था? हाँ, यहां पे ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्ट करके इस प्लेन मिरर पे गिरा। अब प्लेन मिरर पे गिरने के बाद यहां पे क्या होना चाहिए? ये लाइट मिरर पे गिरने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा, करेगा या नहीं करेगा? तो अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो जब रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, मतलब अगर ऐसे वापस जाएगा जिस रास्ते से आया था। अब रिफ्लेक्ट करने के लिए, अब इसको समझना, रिफ्लेक्ट करने के लिए ये कहीं पे भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन रिफ्लेक्शन का लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने मिरर को ऐसे सेट किया हुआ है, हमने मिरर को ऐसे सेट किया हुआ है कि जब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वो गिर रहा होगा तो वो उसी रास्ते को वापस से रिट्रेस करते हुए जाएगा। हमने इसी हिसाब से इस मिरर को सेट किया हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी भी एंगल पे मिरर को सेट कर लिया, नहीं, इस मिरर को हमने ऐसे सेट किया हुआ है कि सच दैट ये जो जब वापस रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो ये वापस उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे जाएगा। और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, उसको जरा समझ लेते हैं।
स्नेल्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, या स्नेल्स लॉ बोल सकते हो या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर मेरा कितना हो जाएगा, कितना होगा, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर मेरा कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलो तो दैट विल बी म्यू 1 2, ये होगा या नहीं होगा। ये कब है, जब लाइट ऐसे आ रहा है, मतलब मीडियम 1 से कहां आ रहा है, मीडियम 2 पे आ रहा है, तो साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर मेरा कितना हो जाएगा, म्यू 1 2। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या किया, अब जब लाइट फिर से वापस अपने रास्ते से, इस रास्ते से वापस जा रहा था, तब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा या नहीं बनेगा। किस वाले लाइट के लिए, जब ये लाइट वापस जा रहा होगा तो ये वाला एंगल मेरा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल मेरा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। वाइल, यहां पे नेक्स्ट क्या लिखोगे, वाइल रिट्रेसिंग द पाथ, रिट्रेसिंग द पाथ साइन आर, मतलब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई मेरा कितना होना चाहिए, म्यू 2 1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये होगा या नहीं होगा, या यहां पे कोई संदेह। अब अगर मैं मान लू ये वाला इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला इक्वेशन 2 हो गया, अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू 1 2 इंटू म्यू 2 1, ये होगा या नहीं होगा। अब यहां पे अगर साइन आर गेट्स कैंसिल, साइन आई गेट्स कैंसिल, तो ये कितना बचा, 1 इज इक्वल टू म्यू 1 2 इंटू म्यू 2 1, ये होगा या नहीं होगा। तो म्यू 1 2 मेरा कितना हो जाएगा, म्यू 1 2 विल बी इक्वल टू 1 बाय म्यू 2 1, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें म्यू 1 2 मेरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इससे हमें क्या पता चला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज क्या, रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल ऑफ, किसका, म्यू 2 1, म्यू 2 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इससे हमें ये कंक्लूजन मिला, ये समझ आया या नहीं आया। चलो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है या आज के क्लास में पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब आप छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए पूरा नया टॉपिक है, आप छोटे क्लासेस में इसके बारे में पढ़े हुए हो। आज अभी पहले हम जो छोटे क्लासेस में पढ़े थे अभी उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, और जो अभी नया पढ़ना है, जो थोड़ा डीप में जाना है, आज हम उधर भी थोड़ा जाएंगे। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये मेरा ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ग्लास स्लैब हो गया। मतलब ये बना है किससे, ग्लास से, और इधर बाहर है हवा, एयर, और इधर बाहर भी है क्या, एयर, हवा।
ठीक है, अब मान लो मैं एक रे ऑफ लाइट इस पे डालता हूं। अब इसको जरा समझना, मैंने यहां पे आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखा दिया, तो क्या ग्लास स्लैब ऐसा दिखता है? नहीं, ग्लास स्लैब आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये कार का पैक है, जैसे ये कार का पैक होता है ना, वैसे ही आपको दिखेगा। ठीक है, उसका कुछ एक थिकनेस होगा, उसका कुछ विड्थ होगा और उसका कुछ लेंथ होगा। जो मैं यहां पे डायग्राम बनाया हूं, मैं कुछ ऐसा, ये सामने वाला सरफेस आप देख रहे हो डायग्राम में, लेकिन एक्चुअल में इसका लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ, ये हो गया आपका हाइट। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। और लाइट को हम कैसे डाल रहे हैं? लाइट को हम इसको ऐसे डाल रहे हैं, मतलब इस वाले सरफेस पे हम लाइट को एंटर कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो इसमें कैसे दिखेगा? अगर आप सामने से 2D में देखो तो लाइट लगेगा जैसे इसके ऊपर गिर रहा है, वही सेम चीज है। तो मैं लाइट को अब इसके ऊपर गिराऊंगा, तो ये ऐसा रेक्टेंगुलर नहीं है, ये 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड की तरह होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, या ग्लास स्लैब के बारे में बात करें तो मान लो हवा से इस पे लाइट गिरा कुछ ऐसा, ठीक है, इस तरीके से गिरा। अब क्या होगा, क्या होना चाहिए? हवा से ग्लास के अंदर जा रहा है, मतलब रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड होगा। तो यहां पे हमने एक नॉर्मल बनाया, ये मान लो नॉर्मल हो गया, जिसको मैंने नाम दिया N1। ठीक है, नॉर्मल 1। और रे ऑफ लाइट ये हो गया आपका, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 1। ठीक है, I1 मैंने इसको नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस 1। अब रे ऑफ लाइट क्या होगा? नॉर्मल की और बेंड होगा, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है, और ऐसे आते 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 यहां पे आके गिरे, यहां पे गिरे। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? ये एंगल आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जिसको मैं नाम दे देता हूं एंगल ऑफ R1। ठीक है, ऐसे रे ऑफ लाइट गया। अब क्या होगा? अब मीडियम कहां से कहां जाएगा? अब ग्लास से एयर फिर बाहर निकलेगा ना लाइट, तो बाहर निकलेगा। अगर बाहर निकलेगा तो कहां जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रहा है। तो यहां पे फिर से मैंने एक नॉर्मल बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया मान लो N2। और ये कहां ट्रैवल किया? ये अपना अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, मान लो ऐसे, ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? एंगल I2। और यहां पे लाइट रिफ्रैक्ट करके बाहर जा रहा है, तो ये वाला हो गया मान लो एंगल R2। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको समझना आपको जरूरी है। ये आपका नॉर्मल 1, ये आपका नॉर्मल 2, ये हो गया। अब इस वाले रे ऑफ लाइट जो यहां से यहां जा रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो यहां से यहां आया, अब इसको मैं नामकरण थोड़ा कर देता हूं, A B और BC। ठीक है, AB मेरा क्या हो गया? इंसिडेंट रे। BC मेरा क्या होगा? BC जो है ये आपका होता है रिफ्रैक्टेड रे। क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे। और जो C से मान लो ये D तक आया, जो रे ऑफ लाइट बाहर निकला हुआ है, इस रे ऑफ लाइट को हम नाम देते हैं इमर्जेंट रे। इसको नाम दे देते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे का मतलब जो रे बाहर जा रहा है। और ये जो एंगल है R2, इस एंगल को हम एक नाम भी दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस इसको भी नाम दे देते हैं। अब इसको जरा समझते हैं। अगर मान लो यहां पे ग्लास स्लैब कुछ नहीं होता, अगर यहां पे कोई भी ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट कैसे ट्रैवल करता? अगर यहां पे कोई भी ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट कैसे ट्रैवल करता? क्या लाइट इसी रास्ते में सीधा सीधा ट्रैवल नहीं करता? करता ना। लेकिन एज बिकॉज यहां पे ग्लास बीच में आ गया, ये क्या हो गया? लाइट इधर से शिफ्ट होके इधर आ गया। और ये जो लाइन है CD, ये इस लाइन से पैरेलल होता है। इतना तो पता ही होगा, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है।
और यहां से ये जो शिफ्ट हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, है ना। ये आपका कहानी हो गया किसका, डायग्राम का कहानी। अब इधर हम थोड़ा स्नेल्स लॉ वगैरह लगाते हैं। अगर हम यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस वाले पॉइंट पे, जब बाउंड मान लो जब एयर से ग्लास आ रहा है, ठीक है, इस वाले बॉर्डर के लिए, इसको मान लो मैं दे देता हूं 1 सरफेस 1, इसको मैं बोल देता हूं सरफेस 2। तो फॉर सरफेस 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, साइन I1 बाय साइन I1 बाय साइन R2 मेरा कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो म्यू जी और इधर ए, म्यू ए जी आएगा या नहीं आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैंने लास्ट क्लास बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे लिखा जाता है, पूरा डिटेल में बताया गया था, फिर भी बता देता हूं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिस मीडियम में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं, और जिसका निकालते हैं वो नीचे रहता है और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो ऊपर रहता है, ये मैंने बोला था। तो यहां पे क्या हो गया, साइन I1 बाय साइन R2 इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, म्यू ए जी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब अगर सरफेस 2 पे हम निकालें फॉर सरफेस 2, अगर यहां पे हम बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन I2 बाय साइन R2, साइन I2 बाय साइन R2 मेरा कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि डेंसर टू रेयर आ रहा है, तो म्यू कितना हो जाएगा, ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और हमें पता है अभी हमने कुछ देर पहले प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखा था। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है, μ12 इज इक्वल टू 1 बाय μ21। ये होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता। तो क्या मैं म्यू जी ए को 1 बाय म्यू ए जी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बाय यूजिंग, ये कैसे निकाला, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी 1 बाय म्यू ए जी ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब तो ये वाला मान लो इक्वेशन 1, ये वाला मान लो इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, साइन I1 बाय साइन R2, सॉरी यहां पे R2 क्यों लिखा, R1, साइन R1 इंटू साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू ए जी इंटू 1 बाय म्यू ए जी, होगा या नहीं होगा। तो ये कितना हो गया, देयरफॉर ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बचा, साइन I1 बाय साइन R1 इंटू साइन I2 बाय साइन R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमें पता है ये जो लाइन है ये पैरेलल है इससे, है या नहीं है। अगर पैरेलल है तो R1 विल बी इक्वल टू I2, होगा या नहीं होगा। अच्छा उतना भी अगर छोड़ दो, ये देखो ये जो सरफेस है, ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे से पैरेलल है, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस एक दूसरे से पैरेलल है। अगर ये दोनों सरफेस पैरेलल हैं तो ये जो BC है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, और अगर BC मेरा ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इतना तो कर सकते हैं। तो देयरफॉर इसको नामकरण कर देते हैं AB और ये हो गया CD। एज यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एज AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज ट्रांसवर्सल
तो मैं क्या लिख सकता हूं, R1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू I2। तो यहां पे I2 के जगह पे मैं R1 का वैल्यू डाल देता हूं। देयरफॉर मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, साइन I1 बाय साइन R1 इंटू साइन I2 के जगह पे मैंने क्या डाल दिया, R1 डाल दिया, डिवाइडेड बाय साइन R2 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो साइन R1 और साइन R1 गेट्स कैंसिल्ड, तो बचा कितना, साइन I1 इज इक्वल टू, अच्छा, बाय साइन R2 मेरा कितना हो गया 1 के बराबर। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, साइन I1 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको साइन R2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, तो इससे मैं और क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू R2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे यह पता चला कि जितने एंगल से लाइट ग्लास के अंदर घुस रहा होगा उतने एंगल से लाइट ग्लास के अंदर से बाहर भी आएगा या नहीं आएगा, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। जितने एंगल से लाइट इसके अंदर घुसा, ग्लास स्लैब के अंदर घुसा, उतने ही एंगल से लाइट इस ग्लास स्लैब से बाहर आएगा या नहीं आएगा। खुद ही देख लो, प्रूव हो गया है, खुद ही देख लो, प्रूव हो गया है। I1 इज इक्वल टू R2, I1 ये है, R2 ये है, तो ये दोनों अगर बराबर है, जितने एंगल से लाइट ग्लास स्लैब के अंदर घुसेगा उतने एंगल से लाइट बाहर आएगा या नहीं आएगा। समझ में आया या नहीं आया। और मोस्टली इतना कहानी हमने क्लास 10th में या 9th में, 10th में क्लास 10th में ये कहानी पढ़ा हुआ है, कोई नया बात नहीं है, बस रिवीजन हुआ है। क्लास 10th में ये पूरा कहानी हमने पढ़ा हुआ है। जो नया चीज हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ये जो लैटरल शिफ्ट हो रहा है ना, ये कितना शिफ्ट हो रहा है, ये नया चीज है। हमने क्लास 10 में बस लैटरल शिफ्ट होता है वो देख लिया था, लेकिन ये लैटरल शिफ्ट कितना होता है वो अभी हमें समझना है इन क्लास 12th। तो उसका भी डेरिवेशन करेंगे, लेकिन पहले इसको नोट डाउन कर लो। इसको थोड़ा और एक बार डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, आप भी बना लेना, क्योंकि मैं इधर नोटेशंस थोड़ा अलग अलग मिलने वाला हूं। ये मान लो हो गया आपका रेक्टेंगुलर स्लैब, ग्लास स्लैब। इसका मान लो जो थिकनेस है या विड्थ है, आप बोल सकते हो मान लो T हो गया, ठीक है। मान लो यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गिरा, तो A और B, तो ये मान लो ब्लू पेन से मैंने नॉर्मल बना दिया, तो ये इधर आ जाएगा बेंड होके, इधर आ गया, और इसको मैंने नामकरण कर दिया C। अब यहां पे और एक नॉर्मल बन गया। अब इधर आ गया मान लो ये वाला, ठीक है। तो इसका एक्चुअल पाथ किधर होता, ये होता है एक्चुअल पाथ, ठीक है। अब इसको जो रेक्टेंगल है उसको मैं नाम ले लेता हूं P, Q, R और S, ठीक है। ये हो गया मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये R है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, क्या मेरा ये वाला एंगल I माइनस R नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात देखें तो ये वाला और ये वाला टोटल एंगल मेरा क्या होना चाहिए, ये टोटल एंगल मेरा I होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये अगर I हुआ लेकिन उसमें से R इक्वल सा है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, I माइनस R होगा या नहीं होगा। ये समझ में आया डायग्राम I माइनस R कैसे हुआ। चलो अब यहां से मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस वाले लाइन पे, ये वाला, ठीक है, जिसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x, और ये हो गया 90 डिग्री,
ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और इसको मैं नामकरण कर देता हूं ई, और इस वाले नॉर्मल से मैं एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप करता हूं, जो ये है ही, इसको यहां तक, ठीक है, यहां तक ड्रॉप करता हूं। इसको मैं मान लेता हूं ये एफ, और ये जो सी है, ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है। हमने कुछ कुल मिला के इतने कंस्ट्रक्शन किए, और आगे और कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। अब हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा, बी सी ई, ठीक है। देखना कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, समझना, बी सी ई मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जो 90 डिग्री है, और ये आई माइनस आर एंगल है, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी ई, अब देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो कौन सा एंगल लिया जा रहा है और कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, तो आराम से कर लोगे। तो अब देखो 12th क्लास में अभी जो आपका टर्म 2 होगा उसमें आपको डेरिवेशंस करने होंगे, तो घर में डेरिवेशंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो डेरिवेशंस प्रैक्टिस करना, बार बार लिखना, उसको समझना, अगर समझना है बार बार पूछना, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन पूछना सर कैसे हुआ और एक बार समझा दीजिए, क्योंकि रटने की कोशिश करोगे बैंड बज जाएगा। रटना मत, समझने की कोशिश करना, ठीक है, बार बार उसको पढ़ना। अब क्लास तो एक बार हो गया, लेकिन क्लास का जो वीडियो है वो तो रिकॉर्ड हो जाता है, क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है और वो यूट्यूब पे डाला जाता है। तो आप यूट्यूब पे भी बार बार उस वीडियो को अगर देखना, अगर समझ नहीं पाए कोई भी चीज, उसको देखना, समझना, अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्ट समझना है तो पूछना, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी ई, ये वाला ट्रायंगल में बी सी ई, इस वाले ट्रायंगल में मैं अगर यहां पे पुट करूं साइन ऑफ कौन सा, साइन ऑफ आई माइनस आर, तो क्या होगा, साइन ऑफ आई माइनस आर, तो मुझे कितना मिलेगा, साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, एक्स, और यहां पे हाइपोटेनस क्या है, ये BC हाइपोटेनस है ना, ये BC है या नहीं है, x अपॉन BC, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन BC। तो इसमें से x विल बी इक्वल टू, दैट इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC साइन I माइनस आर, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब बात आ जाती है मुझे ये BC का वैल्यू चाहिए, तो BC का वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं। अब देखो यहां से ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो मैं ये वाला अगर ट्रायंगल ले लूं, कौन सा ट्रायंगल, BFC, ये वाला ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री है ना। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा था, अब देखो मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे क्या मिला, x का वैल्यू, ये हमारा x जो है यही तो लैटरल शिफ्ट है ना, x जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो लैटरल शिफ्ट है। तो ये लैटरल शिफ्ट का वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहां पे BC का वैल्यू चाहिए। अब ये जो BC है ये क्या, कैसे निकाल सकते हैं, और अब देखो ये वाला ट्रायंगल कौन सा, BFC, यहां पे भी ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, ये BC है, ये एंगल R है ना। तो मैं क्या ले लेता हूं, इन ट्रायंगल BFC, इन ट्रायंगल BFC, इस वाले ट्रायंगल में मैं क्या करता हूं, मैं कॉस ऑफ एंगल R पुट करता हूं, क्या करता हूं, कॉस ऑफ एंगल R। तो कॉस R मेरा कितना हो जाएगा, कॉस R मेरा कितना हो जाएगा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है BF, बेस ये होगा ना, अगर एंगल R ये है तो बेस होगा BF, और हाइपोटेनस कितना होगा, BC होगा या नहीं होगा, तो BF अपॉन BC। अब ये जो BF है ये क्या है, इसका विड्थ है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब। तो मैं BF की जगह पे क्या डाल सकता हूं, T डाल सकता हूं, तो दैट इंप्लाइज cos R मेरा कितना हो जाएगा, T बाय BC होगा या नहीं होगा। तो BC मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर BC विल बी इक्वल टू T बाय cos R, होगा या नहीं होगा। यहां तक समझ आया या नहीं आया। अब यहां पे क्या करते हैं, यहां पे BC का वैल्यू डालना है, इसलिए तो मैंने BC का वैल्यू निकाला यहां से। तो इस वाले इक्वेशन में हम BC का वैल्यू डाल देते हैं, ये इसको इक्वेशन 1 मान लो,
तो देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू टी बाय कॉस आर इंटू क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर। ये होगा या नहीं होगा, इधर ब्रैकेट छोड़ दो, साइन आई माइनस आर, ये होगा या नहीं होगा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है ट्रिगोनोमेट्री से, साइन ए माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना, होता है या नहीं होता। अब यहां पे साइन आई माइनस आर की जगह पे मैं ये फॉर्मूला डाल देता हूं, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू टी बाय कॉस आर इंटू साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। ये समझ में आया या नहीं आया। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, बस ए माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डाला है और कुछ नहीं किया है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये टी को मैं अंदर बाहर रखता हूं और कॉस आर को इसके साथ और कॉस आर को इसके साथ डिवाइड कर देता हूं, तो x विल बी इक्वल टू टी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस आर अगर इसके साथ डिवाइड होगा तो कॉस आर गेट्स कैंसिल्ड, तो बचा कितना, साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। ये बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ नहीं, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक चीज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक मुझे x का वैल्यू कितना मिल गया, t इंटू साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहां पे, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या नहीं होता। तो साइन आर मेरा कितना हो जाएगा, दैट इंप्लाइज साइन आर मेरा कितना हो जाएगा, साइन आई बाय म्यू, होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो यहां पे साइन आर का मुझे वैल्यू मिल गया, क्या, साइन आई बाय म्यू। अब एक चीज यहां पे देखते हैं, अगर मैं यहां पे कॉस आर, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसमें से अगर मैं कॉस ए का वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट ओवर, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। देयरफॉर मैं इधर से अगर कॉस आर का वैल्यू निकालूं, कॉस आर का वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ये होगा या नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला हमें पता है, इसी में ए के जगह पे मैंने आर डाल दिया और कुछ नहीं किया। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अब साइन आर का वैल्यू मुझे इधर से कितना मिला है, साइन आई बाय म्यू, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, दैट इंप्लाइज कॉस आर विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। यहां पे देखो, अब कॉस आर का वैल्यू इधर डाल दो और साइन आर का वैल्यू ये वाला जो निकला है इधर डाल दो, तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू t इंटू साइन आई माइनस कॉस आई इंटू साइन आर के बदले क्या हो जाएगा, साइन आई बाय म्यू होल डिवाइडेड बाय, सॉरी होल डिवाइडेड बाय नहीं, इतना डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, कॉस आर के बदले रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सजा के लिखूं, इस रूट ओवर को मैं हटा देता हूं, अगर रूट ओवर को हटाया तो ये कितना हो जाएगा, पावर 1/2 होगा। और इधर से अगर बाय म्यू को इधर से हटा के मैं इसके साथ म्यू मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत की बात है,
कोई दिक्कत की बात है इसमें? मैंने कुछ नहीं किया, साइन आई बाय म्यू जो था, म्यू को नीचे ले आया, डिवाइड में था, और यहां पे जो रूट ओवर लगा हुआ था उसको हटा के मैंने 1/2 लिख दिया, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। ये रूट ओवर मुझे पसंद नहीं है, तो अच्छा दिखने के लिए मैंने क्या कर दिया, 1/2 लिख दिया। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब देखो इधर से ऊपर से कॉमन क्या चला जाएगा, साइन आई कॉमन चला जाएगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू t इंटू साइन आई, कॉमन आ गया बाहर। अब बचा कितना, 1 माइनस कॉस आई बाय कितना होगा, म्यू इंटू म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। अच्छा हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं, म्यू इंटू म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये होगा। अब देखो इसका होल पावर कितना हो जाएगा, इसका होल पावर 1/2 और इसका भी होल पावर 1/2, तो 1/2 और स्क्वायर इधर से हट जाएगा, हटेगा या नहीं हटेगा, और इधर से ये म्यू और ये म्यू गेट्स कैंसिल्ड, तो हमारे पास बच कितना गया, देयरफॉर x इक्वल टू टी साइन आई इंटू 1 माइनस कॉस आई बाय म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई टू द पावर 1/2, ये बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये हमारा क्या आ गया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया, और यही x था और यही हमारा मोटिव था। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, t इंटू साइन आई, t क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, t इंटू साइन आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंटू 1 माइनस कॉस आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का कॉस, डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, म्यू यहां पे क्या है, यहां पे लिख देता हूं, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई टू द पावर 1/2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था और इसे हमें प्रूव करना था। और इसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछता है, एंट्रेंस में भी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये फॉर्मूला दिमाग में होना जरूरी है। पहली बात तो ये फॉर्मूला दिमाग होना जरूरी है, और ये कैसे डिराइव हुआ वो भी दिमाग में होना जरूरी है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आराम से क्लास के बाद इसको पढ़ोगे, समझोगे, लाइन अप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा चीज मैंने नहीं किया हुआ यहां पे, ठीक है, नॉर्मल से चीज है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री डाला हुआ है और बेसिक अलजेब्रा से सॉल्व किया हुआ है और कुछ नहीं। समझ आया या नहीं आया? अब देखो यहां पे क्या एंट्रेंस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंट्रेंस हो गया या फिर आपके बोर्ड हो गया, इधर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला पार्ट लिख चुके हो, इतना मुझे बस ऊपर वाला हिस्सा ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, यहां पे मुझे कुछ चीजें समझानी है। अब देखो ये जो लैटरल शिफ्ट है या एक्स है, लैटरल शिफ्ट मैक्सिमम कब होगा, लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम कब होगा, एक्स आपका मैक्सिमम कब होगा। अगर यहां पे फॉर्मूले में देखें, एक्स हमारा मैक्सिमम कब होगा, एक्स हमारा मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाए, 1 हो जाए, सॉरी ये टोटल टर्म मेरा क्या हो जाए, 1 हो जाए। होगा या नहीं होगा? मतलब साइन आई मतलब अगर एंगल आई मेरा 90 हो जाए, तो अगर मेरा आई टेंड्स टू 90 डिग्री, दैट इंप्लाइज साइन आई मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर साइन आई का वैल्यू मेरा 1 हो गया, साइन आई का वैल्यू मेरा 1 हो गया और कॉस का वैल्यू मेरा 0 हो गया, तो ये टर्म मेरा 0 हो गया, टोटल 0 और 1 माइनस 0 1 होता है। तो और यहां पे क्या हो जाए, साइन आई मतलब साइन 90 1 होता है, तो t इंटू 1 होगा, ये नहीं होगा। तो मैक्सिमम एक्स मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब आई मेरा 90 डिग्री होगा, दैट मींस साइन आई मेरा क्या हो जाएगा 1 और कॉस आई जो होगा मेरा वो हो जाएगा 0।
अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये जो क्या है लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम होके कितना होगा, यहां पे सारा वैल्यूज डाल दो, देख लो ये वाला टर्म हो गया 0, 1 माइनस 0 1 होता है, 1 इंटू टी साइन आई, तो कितना हो जाएगा टी साइन आई, साइन आई मेरा हो गया 90, तो साइन 90 मेरा होता है 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया t, देयरफॉर x इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया t। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, जितना इस रेक्टेंगुलर स्लैब का क्या है थिकनेस है या फिर विड्थ है। तो मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 90 हो जाए। और कितना मैक्सिमम हो सकता है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब जितना, उससे ज्यादा वो और नहीं होगा। समझ आया या नहीं आया? तो अब यहां पे हम थोड़ा कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है x, ये बढ़ेगा कैसे, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, इंक्रीज करना चाहता हूं, तो कैसे कैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसको भी एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है, तो लिख लो, नोट डाउन कर लो। थ्योरी है लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ा सकते हैं कैसे। पहला चीज, अगर मैं ग्लास स्लैब का थिकनेस बढ़ा दूं, अगर मैं ग्लास स्लैब का थिकनेस बढ़ा दूं तो x मेरा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, फॉर्मूला देख लो, x इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो जैसे जैसे मैं थिकनेस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो बाय इंक्रीज्ड बाय बिट 1 में इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। दूसरा और क्या होगा, और कैसे कर सकते हैं, और कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो एंगल आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंगल आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, देखो साइन आई है ना, तो एंगल आई से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा एक्स भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीसरा और किस पे डिपेंड करता है, अगर मैं म्यू का वैल्यू बढ़ा दूं, म्यू पे भी डिपेंड करता है, देखो म्यू से भी डिपेंड करता है, म्यू पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बढ़ा दूं तो तब भी मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये आज हमने कहानी पढ़ी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की, और उसमें कुछ कैलकुलेशंस हमने किए, ठीक है। और इसमें भी और भी टॉपिक्स है, तो आज की क्लास में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि अगर बहुत सारे ग्लासेस को या बहुत सारे मीडियम को हम मिक्स करेंगे तब हमारा रिफ्रैक्शन कैसा होगा, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा है, उसके बाद अर्ली सनराइज और डिले सनसेट, उसके बारे में भी हम पूरा का पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक था और इसमें कुछ नया हमने सीखना था, इसलिए मैंने एक ही क्लास में इसको पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास हम बाकी सारे चीजें जो इधर जो छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे आपने कुछ समझ नहीं पाया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस टाइम ड्यूरेशन या टाइम स्टैम्प को देख के जरूर बताना, और अगर हुआ पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के लिए उस पर्टिकुलर डाउट का क्लियरिंग वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।